वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और पिछली क्लास में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। तो जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट वो ध्यान रखें ओम है और इसका सिंबल ये है ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं और ये ओम का सिंबल है। आप ओम लिखो पूरा या ये सिंबल बना दो, बात सेम है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ना। इसके बाद अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो भाई बहुत जिनके नाम पे ये यूनिट है रेजिस्टेंस की एसआई। ओम ने एक बड़ा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने क्या किया, एक वायर ले ली, ये एक वायर ली और इस वायर को उन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक की लगा दी स्विच। स्विच लगाने के बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और कर देते हैं, यहाँ इन्होंने बैटरी लगा दी है ना। बैटरी लगाने के बाद यहाँ स्विच लगा दिया और यहाँ एक रियोस्टेट लगा दिया। ये है रियोस्टेट और ये एक वायर देगी जिसका रेजिस्टेंस है R। क्लियर। उन्होंने इसमें से बैटरी से करंट दिया और यहाँ पर वोल्टेज मेजर किया। वोल्टेज मेजर करने के लिए यहाँ इन्होंने क्या लगाया, वोल्टेज कहाँ मेजर करनी थी इनको, रेजिस्टेंस में। तो वोल्टमीटर लगा दिया, वोल्टेज मेजर करना है तो रेजिस्टेंस के अंदर कितना वोल्टेज होगा इस बैटरी की वजह से वो मेजर करना है। उन्होंने वो मेजर किया। अब देखो वोल्टमीटर आपने लगाया, वोल्टमीटर में पॉजिटिव होता है और ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है। अगर बैटरी का पॉजिटिव ये है, देखो इसके पैरेलल में लगा हुआ है, इस तरफ पॉजिटिव है तो इसमें यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अकॉर्डिंग टू बैटरी साइन लगते हैं इसमें। यहाँ पर उन्होंने एक एमीटर लगा दिया क्योंकि एमीटर सीरीज में लगता है और वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है। पहला टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव से ऐसे कनेक्ट। ओम ने कुछ ऐसा सर्किट बनाया एक्सपेरिमेंटल और उन्होंने इस रियोस्टेट की मदद से बार बार रेजिस्टेंस को चेंज किया और यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज और करंट मेजर की। बार बार अलग अलग वोल्टेज और करंट मेजर की उन्होंने। हर बार मान लो एक बार वोल्टेज देखा, करंट देखा। मान लो उन्होंने देखा कि यहाँ पर वोल्टेज जो है ना 10 वोल्ट थी, तब उनका करंट कितना था, 5 एम्पियर। ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन था, बिल्कुल ये नहीं था, सेम ऐसा ही कुछ ऑब्जर्वेशन था। जब उन्होंने यहाँ 20 वोल्ट देखा तो उन्होंने देखा करंट 10 एम्पियर हो गई। उन्होंने देखा कि जब 5 वोल्ट कर दिया तो देखा करंट 2.5 एम्पियर हो गई। और जब इन्होंने V/I को कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, V/I, तो देखा यहाँ भी 2 ओम आ रहा है, यहाँ भी 2 ओम आ रहा है और यहाँ भी 2 ओम आ रहा है। V/I को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये ओम ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने जब इस दोनों रीडिंग से क्या किया, एक तरफ इधर वोल्टेज ले ली, इधर करंट ले ली और ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ ऐसा आया। आप इसी रीडिंग को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ऐसा आएगा। ये ओम की ऑब्जर्वेशन थी और ओम ने क्या किया, इस स्विच को बार बार ऑफ करता रहा। इसने बहुत देर तक ऑन करके देखा तब ऐसी रीडिंग नहीं आ रही थी। जब ऑन ऑफ करके देख रहा था तो ऐसी रीडिंग आई। इन सबको देखने के बाद ओम ने क्या किया, तार चेंज कर दिया। तार चेंज करके फिर एक रीडिंग ली तो देखा कुछ और आया। एक ही मटेरियल की अलग अलग तारें ली उसने, एक छोटी फिर बड़ी फिर उससे बड़ी, एक पतली एक मोटी। हर बार ऑब्जर्वेशन अलग आ रहा था। तो ओम्स ने इन सब देखने के बाद एक लॉ दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, वो फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी है, लेंथ,
फिजिकल कंडीशन का मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। ये फिजिकल कंडीशन थी। ओम ने कहा अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन करंट flowing through a conductor is directly proportional to voltage developed across the ends of the conductor। यानी ये तार है, हमने सिंपल कहा ये वायर है, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा, इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए बी के बीच का वोल्टेज कितना है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर, यानी R इक्वल टू V बाय I, जो फॉर्मूला मैंने यहां लगाया था। और ऐसा एक्सपेरिमेंट से ओम्स ने किया। तो ओम्स लॉ की स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब कंडक्टर की लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये जो की हम बार बार निकाल रहे थे वो इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि अगर हम की को नहीं निकालते तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है ओम्स के हिसाब से, 0 से स्टार्ट होगा V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन। और इस ग्राफ का अगर स्लोप की बात करें, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि स्लोप निकालने का क्या तरीका है, V और I को डिवाइड कर दो, इसको और इसको डिवाइड कर दो, V बाय I क्या होता है R। यानी इस ग्राफ का स्लोप कोई पूछेगा तो रेजिस्टेंस है, ग्राफ के अंडर का एरिया पूछे, एरिया अंडर ग्राफ, तो V और I को मल्टीप्लाई कर दो, जो पावर बनता है हम आगे पढ़ेंगे। ये जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है, इसका tan थीटा R के बराबर होगा, ये ध्यान रखें। tan थीटा मतलब स्लोप। और अगर आपको स्लोप के बारे में ज्यादा जानना है तो मैथमेटिकल टूल्स में मेरा एक वीडियो है स्लोप के नाम से, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। मैथमेटिकल टूल्स में पहला लेक्चर है, उसको आप देखेंगे तो स्लोप का आपको ज्यादा आइडिया होगा। क्लास 9th में भी आपने स्लोप पढ़ा होगा। तो वी आई ग्राफ का स्लोप होता है रेजिस्टेंस, और वी आई ग्राफ के अंडर का एरिया होता है पावर, ये ध्यान रखें आप। तो ओम्स का लॉ यही कहता है कि अगर एक तार है, मान लो ये एक वायर है, इसकी मोटाई, इसकी लंबाई और इसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा, अगर वोल्टेज का डिफरेंस कम है तो कम फ्लो करेगा। ये ओम का लॉ है, ये ओम लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये V और I के बीच का ग्राफ है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, और आपको पढ़ना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, ध्यान रखें आप। तो जब हम ओम्स लॉ को पढ़ते हैं तो यहां पर मैंने रियोस्टेट बनाया है। क्या बनाया है? रियोस्टेट, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखो ये जो कभी कभार आपको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ, ये आपके कोर्स में प्रैक्टिकल भी है, आप प्रैक्टिकली भी इसको लैब में जाके देख सकते हो, स्कूल में दिखाया भी गया होगा और आप लैब में भी देख सकते हो। आपको कई बार बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर ओम्स लॉ। अभी बनाया था मैंने, मैं एक बार दोबारा बना देता हूं।
ये रेजिस्टेंस है, इसकी वोल्टेज नापने के लिए, अच्छा पहले सिंपल बना दो, ये बैटरी है, अब बनी है बैटरी। कुछ लोग ऐसे बना देते हैं ये बैटरी नहीं है, जब तक आप इसको कनेक्ट नहीं करोगे। अब बनी है बैटरी, यहां पर एक की है, यहां पर एक रियोस्टेट है, और इसको हमने ऐसे जोड़ दिया। अब आपको करंट नापना है तो एमीटर लगा दो, यहां पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव। वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है तो यहां वोल्ट मीटर लगेगा, इसके पैरेलल है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक तो सर्किट ऐसा है सेटअप के लिए। दूसरा सर्किट कैसा है देखो, ये फिर से वही सर्किट जैसा स्टार्टिंग में हमने बनाया। इस बार हमने रियोस्टेट नहीं डाला, पहले सर्किट में हमने रियोस्टेट डाला और दूसरे सर्किट में हमने रियोस्टेट नहीं डाला। यहां पर हम वोल्ट मीटर तो लगाएंगे क्योंकि ग्राफ बनाना है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है इस तरफ नेगेटिव। यहां एमीटर है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो होगा। इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर ऐसी लाइन बना रहा हूं। वेरिएबल बैटरी ले ली मैंने, एलिमिनेटर। ये दोनों से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पर इन दोनों में डिफरेंस है। यहां मैंने क्या लगा रखा, रियोस्टेट। क्या लगाया मैंने, रियोस्टेट। इट इज अ डिवाइस which is used to increase or decrease current in the circuit without changing voltage। रियोस्टेट क्या करता है, एक्चुअल में रियोस्टेट होता क्या है ये देखो। यहां पर ना एक ऐसे एक मेटालिक फ्रेम के ऊपर ऐसे लगा होता है, ये ऐसा एक सिस्टम होता है, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कंडक्टर नहीं होता ये बेसिकली चाइना क्ले के करीब का बना होता है। और यहाँ पर ना एक कॉपर की स्ट्रिप डली होती है बहुत बड़ी, यहाँ ऐसे। और इसमें क्या होता है, एक तार ऐसी होती है और ये तार ऐसे लपेट रखी होती है ये, और एक कनेक्शन आप यहां करते हो। देखो ये इस तार से भी जुड़ा हुआ और इससे भी जुड़ा हुआ है ऐसे, और इस पे ना एक जॉ होता है ऐसे करके जो स्लाइड हो सकता है। आप एक वायर यहां जोड़ते हो, एक वायर यहां जोड़ते हो। जब आप इसको यहां से ऐसे लाए तो देखो यहां से क्या हुआ, करंट ऐसे जाएगा, इसमें घूमेगा, इसमें घूमेगा, ऐसे करके घूमेगा, करंट ऐसे ऐसे घूमेगा। और देखो ये यहां पर कनेक्टेड है, यहां के बाद करंट के दो पाथ मिलेंगे, या तो करंट ऐसा चला जाए या डायरेक्ट इसके थ्रू जाए और ऐसे चला जाए। करंट के दो पाथ मिलेंगे, एक तो करंट ऐसे जा सकता है तार के थ्रू, और एक ऐसे कॉपर, ये थिक कॉपर है, ये क्या है आपके पास, थिक कॉपर है। तो करंट को आसान रास्ता यहां से मिल जाता है, इतनी लेंथ इंट्रोड्यूस होती नहीं। तो रियोस्टेट क्या करता है, एक रेजिस्टेंस की वायर होती है और उसके लेंथ को चेंज करके वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वोल्टेज को चेंज नहीं करता। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट इन द सर्किट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। वी मतलब वोल्टेज। द लेंथ of wire increased or decreased to change the R of circuit। सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए वायर की लेंथ का इस्तेमाल होता है। जो वायर की लेंथ है, वायर की लेंथ चेंज होती है बार बार, और उसकी वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। याद रखना रियोस्टेट में क्या होता है, करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा,
करंट चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगी, सर्किट का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। यहां क्या होगा, यहां बोथ I एंड V चेंजेस। इसमें क्या है, क्या कर रहे हो आप, इसमें आप इस बैटरी की वोल्टेज को ही कम ज्यादा कर रहे हो, तो वोल्टेज भी चेंज होगा, करंट भी चेंज होगा। ये ध्यान रखें, यहां पर बैटरी की वोल्टेज फिक्स है, यहां पर जो चेंजेस आएंगे वो इस रेजिस्टेंस के लेंथ की वजह से। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, उधर लेके जाओगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। इधर देखो, ये रुकावट है, जब आप इस तरफ जाओगे तो रुकावट बढ़ती चली जाएगी, रुकावट की लंबाई, इधर जाओगे तो रुकावट की लंबाई बढ़ती चली जाएगी। जितना बड़ा रेजिस्टेंस आएगा करंट उतनी कम होती चली जाएगी। ध्यान रखें, क्योंकि वी आई क्या होता है, वी और आई को कांस्टेंट रखना है, वी बाय आई। क्लियर है, ये है रियोस्टेट। तो रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो सर्किट के अंदर करंट को मेंटेन करने का काम करता है। ध्यान रखें, किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, कमेंट बहुत जरूरी काम है, कमेंट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा डेफिनेटली, है ना। और एक चीज ध्यान रखें, जब आप रीडिंग कैलकुलेट कर लेना तो की को बार बार निकालते रहना है। क्यों, क्योंकि अगर की नहीं निकाला तो की ना निकालने की वजह से सर्किट के अंदर हीटिंग होगी, और आपको पता है हीटिंग से रेजिस्टेंस में चेंज आता है, ये जरूर ध्यान रखें। क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं, ओम्स लॉ तो हमने कर लिया, अब हम करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। टाइम सागर 16 मिनट हुए। 35। ओके। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ध्यान दें, जिन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो पहली बात देखें, जो पहला फैक्टर है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। क्या होगा, आर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। पहली बात। दूसरी बात, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होता है, ये मोटाई, जैसे देखो ये, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जितना मोटा तार होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, जितना पतला तार होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन है। थर्ड बात, टेम्परेचर। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर आर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एक फोर्थ चीज भी होती है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक बात ये भी है कि करंट किस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस इस बात पे भी डिपेंड करता है। देखो कैसे, मान लो ये आपके पास एक क्यूबॉइड है, ये ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखें आप, जो रेजिस्टेंस है आर, दैट इज रो एल, सॉरी
तो रेजिस्टेंस यहां देखें, मैंने क्या बताया था, एल के प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है कि मैं आर की जगह जब इसको हटाते तो एक कांस्टेंट डालते हैं, उसको रो बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और साथ में एल बाई ए, ये क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। तो मान लो इसकी ये जो लंबाई है एल है, ये बी है और ये एच है। जैसे देखो ये अगर करंट इसमें यहां से आए इधर से तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, और अगर करंट यहां से आए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। नेचुरल सी बात है, करंट अगर यहां से इन करेगा तो एरिया बहुत ज्यादा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम। तो इधर से करंट इन करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और इधर से करंट इन करेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। देखो इधर से लेंथ कम हो गई, एरिया बढ़ गया। यहां से देखो एरिया कम हो गया, लेंथ बढ़ गई। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है। अगर करंट यहां से आएगी तो रेजिस्टेंस अलग होगा, यहां से आएगी तो अलग होगा, और दो फेस हो गए, नीचे से आएगी और एक इधर से, है ना। देखो इधर से आएगी तो अलग होगा, इधर से आएगी तो अलग होगा, इधर से आएगी तो अलग होगा, अगर तीनों चीज अलग अलग है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे भी डिपेंड करता है करंट। पर आपको 10th क्लास के अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जब आप 12th में जाओगे 12th क्लास के लिए भी है कि यह ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसमें चेंज हो जाता है। तो हम इनडायरेक्टली कहें तो ये और ये बात एक ही है इनडायरेक्टली। पर कई लोग पूछते हैं क्या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो यस इट डिपेंड्स, बिकॉज इट फेसेस द डिफरेंट एरिया। देख रहे हो ना, ये देखो इसका ये वाला एरिया देखो कितना कम है, और ये वाला एरिया देखो कितना ज्यादा है। तो अगर करंट इधर से आया तो एरिया ज्यादा होगा, और इधर से आया तो एरिया कम होगा, ये ध्यान रखें आप। तो ये जो रो है आर ए बाय एल, इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या हुआ, इसकी जगह ओम, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर, और यहां लेंथ के लिए भी मीटर। तो एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ये ध्यान रखें। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें। और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट करना ना भूले बेटा, क्योंकि ये आपकी खुद की क्लास है। जब तक कमेंट नहीं करोगे, जब तक आप अपने डाउट्स के बारे में नहीं लाओगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ध्यान दें। तो ये था कि किन फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमने बात की थी रेजिस्टिविटी की, और उसकी एसआई यूनिट पढ़ ली थी हमने, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, है ना। तो रो इक्वल टू आर ए बाय एल पढ़ा था हमने। ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई अगर ये मटेरियल है, ये कॉपर है, ये कॉपर का ये मटेरियल ले लूं और मान लो ये कॉपर का है। देखो मानना है आपको, ये टेस्टर भी कॉपर है और ये भी कॉपर है, तो रेजिस्टिविटी जो इसकी होगी वही रेजिस्टिविटी इसकी होगी, क्योंकि ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों कॉपर के मटेरियल हैं तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, ये ध्यान रखें आप। हाँ, अगर ये कॉपर है और ये आयरन है तब रेजिस्टिविटी अलग हो सकती है, या मान लो दोनों कॉपर हैं, ये गर्म है ये ठंडा है, तब रेजिस्टिविटी अलग हो सकती है। बाकी लंबाई और एरिया पे सिर्फ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, it only depends on the nature of material, नेचर का मतलब
कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, उस नेचर पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर। दो चीजों पे डिपेंड करती है ये, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। बाकी कॉपर का कैसा भी मटेरियल हो, कितनी भी लंबाई हो, कितना भी एरिया हो, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी। ध्यान रखना। अगर याद रखना, अगर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लेस है, ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर कहते हैं हम लोग। और जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हाई है उसको इंसुलेटर कहते हैं हम लोग। और जिसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी मॉडरेट है, क्या है, मॉडरेट है, उनको सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे यही चीजें डिसाइड करती हैं। जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम है कंडक्टर है, जिनका बहुत ज्यादा है इंसुलेटर है, जिनका मॉडरेट है सेमीकंडक्टर कहलाता है। ध्यान रखना। तो जो रेजिस्टिविटी है रो, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब कहते हैं इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? रो इक्वल टू आर। अगर इसकी जगह मैं 1 मीटर स्क्वायर कर दूं और यहां 1 मीटर कर दूं, इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज numerically equal to resistance if length and area of cross section are unity। अगर लंबाई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 हो तो रेजिस्टेंस उस मटेरियल का रेजिस्टिविटी के इक्वल होता है और उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। या एक और छोटी डेफिनेशन और लिख लेते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करो। आप ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट, अरे यहाँ तो लिखा है नहीं, रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखा, अच्छा वो बता रखा था मैंने, शायद ओम मीटर बता रखा था, ये नहीं है। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट ओम मीटर। रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे नहीं। और तीसरी बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, याद रखें आप। अच्छा, अगला जो टॉपिक है वो इसी डेफिनेशन को हम लिख रहे थे। पहले तो इसका एक छोटा पार्ट लिख लेते हैं डेफिनेशन का, जो भी हमने बड़ी डेफिनेशन लिखी है। क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक कंडक्टर ऑफ साइड 1 मीटर। भाई एक ऐसा क्यूब हो जिसका लेंथ विड्थ हाइट सब 1 हो, तो इसमें L कितना होगा 1 और A कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेजिस्टिविटी के। तो सिंपल ऐसे भी बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक कंडक्टर ऑफ साइड 1 मीटर। ध्यान रखना। इसके बाद आपको एक टर्म कभी कभी पूछ देते हैं, कंडक्टेंस। ध्यान रखना, ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है?
रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, इसको जी से डिनोट करते हैं, जी इक्वल टू 1/r, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम की पावर -1 या ओम इनवर्स, या इसको मोह भी कह देते हैं, MHO, ओम का उल्टा मोह, ध्यान रखना। कंडक्टेंस और भी एक यूनिट होती है सीमेन करके, वो जरूरत नहीं है आपको, दो ही याद रखो, सीमेन वो नहीं करना आपको, ओम इनवर्स या मोह। फिर आता है, वैसे सीमेन भी होती है, लिख ही देते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। सिग्मा 1/ρ होता है। जैसे कंडक्टेंस 1/r होता है, वैसे ही कंडक्टिविटी क्या होती है? 1/ρ। और इसकी असाइनमेंट देखो, रो की इसकी असाइनमेंट क्या होती है? ओम मीटर। तो यहां क्या आएगा? ओम -1 मीटर -1। ध्यान रखिए ये कंडक्टिविटी की असाइनमेंट। तो याद रखना, हायर रेजिस्टेंस, हायर रेजिस्टिविटी, लोअर कंडक्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। देखो इनवर्स रिलेशन है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी कम होती है। मेटल जो है, मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है तो कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना है आपको। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें, और किसी भी डाउट के लिए बेटा कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि क्लास आपके खुद की है। ये सब आपके लिए क्लासेस हो रही हैं। जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कमेंट के आप समझ नहीं पाओगे कि क्या है। तो अब हम इसको मिटाते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, क्या होना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक भाई? सोचो। ये आपके सामने एनसीईआरटी की बुक है, उसको निकालो और देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान तो आपके पास भी होना चाहिए ना, आप भी ध्यान रखो कि भी नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो अभी हमने रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट छोड़ते हैं, पहले हम देखें ये रेजिस्टेंसेस। देखो ये रेजिस्टेंसेस पढ़े हमने, है ना ये। और मान लो ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है R1 और एक रेजिस्टेंस है R2 और एक रेजिस्टेंस है मेरे पास R3। तीन अलग अलग रेजिस्टेंस है। इसको मैं ऐसे जोड़ दूँ, ये R1 R2 R3, यानी यहां से यहां जाने का एक ही पाथ हो। साथ में एक बैटरी लगा दो और साथ में एक की लगा दो। ये करंट के यहां से यहां जाने का सिर्फ एक ही पाथ है, एक ही पाथ। करंट सिर्फ एक ही रास्ते से जा सकता है। इसको बोलते हैं सीरीज, और इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस। यानी रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग एक तो आप सीरीज में कर सकते हो, इस ग्रुपिंग का नाम है सीरीज। सबसे पहले हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा लें। अब ध्यान रखना, इन सीरीज
current remains same. Voltage divides. सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। तो कैसे देखें? सीरीज यहां से सब में करंट आ ही जाएगा। अच्छा देखो, यहां पर ये जो रेजिस्टेंस R1 है, ये जो रेजिस्टेंस R2 है और ये जो रेजिस्टेंस R3 है, देखो इसके अंदर जो वोल्टेज होती है मान लो V1 है और इसमें वोल्टेज V2 है और इसमें वोल्टेज V3 है। करंट सब में सेम जा रहा है और आपको पता है V = IR होता है। सब में करंट सेम है पर सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो नेचुरल सी बात है वोल्टेज भी सब में अलग अलग होगा। और सीरीज में इसीलिए वोल्टेज डिवाइड हो जाती है और V = V1 + V2 + V3 हम ऐसे लिखेंगे। अभी हमने पढ़ा V = IR, तो यहां पर क्या पुट करेंगे? IR। सब में करंट सेम है तो यहाँ IR1, यहां पर भी IR2 और यहां पर IR3। सब में से आप I कॉमन ले लो, क्या मिला? R1 + R2 + R3 और यहां मिला आपके पास IR। I कैंसिल आउट, तो R क्या मिल गया आपको? नेट R1 + R2 + R3। यानी जब इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने इस तरीके से जोड़ा तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज। अगर मान लो ये 2 ओम का हो, ये 4 ओम का हो और ये 8 ओम का हो, तो सीरीज में कितना हो जाएगा? ये 2 + 4 + 8 कितना आ गया? 14 ओम। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन सीरीज, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, द इफेक्टिव, इसको बोलते हैं इफेक्टिव सम को, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट। सीरीज में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितना था? 8। इफेक्टिव रेजिस्टेंस उससे भी ज्यादा आता है। तो हमने देखा कि जब सीरीज में लगाया हमने तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। एक क्वेश्चन आता है, वाई आर इंक्रीजेस इन सीरीज। सवाल सिंपल है कि भाई ये आपने बताया ना अभी कि ये R+ हो रहा है, सीरीज में ऐसा क्या हो जाता है कि R+ हो जाता है? सवाल है आपके लिए, सीरीज में ऐसा क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता चला जाता है? तो आंसर देखिए, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर दें। देखिए क्या होता है सीरीज में, देखें सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं इसका। आपको पता है R = what? ρL/A। ρL/A in series the area remains same but effective length L increases and R directly proportional to L। भाई सीरीज में अब एक सिंपल बात समझो, देखो ये आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इसकी लंबाई देखो एरिया, जब आप सीरीज में लगाओगे तो देखो लंबाई कितनी हो गई, ये लंबाई है, सीरीज में लंबाई बढ़ गई, इन सीरीज लेंथ बढ़ गई। अब ये टोटल लेंथ ये काउंट होगी, पहले ये लेंथ काउंट हो रही थी, अब लेंथ ये, तो लंबाई अगर बढ़ती है तो आपको पता है रेजिस्टेंस बढ़ता है। इन सीरीज द इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेस एंड R proportional to L, so resistance increases in series।
ये रीजन है कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है। पैरेलल वाला हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।